नमस्कार साथियों। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें लास्ट मूवमेंट पे या लास्ट टाइम पे लाइट जाने के कारण से आपको एक नोट लिखवाना था जो नहीं लिखवा पाया था। लास्ट जो आपने स्लाइड देखी या जो लास्ट आपने प्रेजेंटेशन देखा था वो ये वाला था, क्योंकि मैंने इसको मिटाया नहीं था। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात चल रही थी अपनी अपनी बात चल रही थी इस डिस्काउंट कॉलम की। यहाँ ये जो डिस्काउंट कॉलम है इसका केवल क्या किया जाता है, योग निकाला जाता है, इसका शेष नहीं निकाला जाता। उसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के शेष नहीं निकलते, उन्हें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। डिस्काउंट एक अप्रत्यक्ष खर्चा होता है या अप्रत्यक्ष आय होती है, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दर्शाया जाता है। तो आपको लास्ट जो क्लास थी अपनी उस पे ये टू कॉलम केस बुक समझाई थी डिस्काउंट कॉलम के लिए। और इस डिस्काउंट कॉलम की बात यहाँ कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि हमने यहाँ केवल शो किया है इसको, बाकी इसका कोई यूज नहीं है, केवल इसको दर्शाया जाता है, इसलिए केवल इसका योग किया जाता है, इसका कोई शेष नहीं निकलता। तो ये वाली बात मैं आपको नोट करवा देता हूं कि क्या बात होती है, क्योंकि कभी कभी लास्ट मोमेंट पे लाइट चली जाती है जिसके कारण से एक नोट लिखवाना था वो रह गया था। तो मैंने सोचा पहले उस नोट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अगली केस बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। वो नोट क्या लिखना है आपको, वो ये लिखना है द्विस्तंभीय रोकड़ बही में, द्विस्तंभीय रोकड़ बही में बट्टी कॉलम का केवल योग किया जाता है, केवल योग किया जाता है, उसका शेष नहीं निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता है, क्योंकि बट्टा खाता एक अवास्तविक या नाम मात्र का खाता है, नाम मात्र का खाता है। और नाम मात्र खाते को, नाम मात्र खाते को वर्ष के अंत में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ये बात याद रखनी है। बात ये पूछी जाती है कि द्विस्तंभीय रोकड़ बही के बारे में कौन सी बात सही है। तो यहाँ पर ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो द्विस्तंभीय या टू कॉलम केस बुक होती है उसमें जो डिस्काउंट कॉलम होता है डीआरमी और सीआरमी, उसका केवल सम किया जाता है, उसका बैलेंस नहीं कैलकुलेट होता, क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट के शेष नहीं निकलते, उसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ जो बट्टा है ये अप्रत्यक्ष खर्चा होता है या अप्रत्यक्ष आय होती है, इसलिए उसे ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ मैंने नाममात्र लिखा तो नाममात्र दोनों में ट्रांसफर हो सकते हैं। डिस्काउंट का याद रखना, स्पेशली कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो द्विस्तंभीय रोकड़ बही में ये एक नोट की बात रह गई थी जो आप अभी नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। आपने इसको लिख लिया होगा, ये याद रखने का पॉइंट होता है, ये द्विस्तंभीय रोकड़ बही का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब पढ़ते हैं बैंक कॉलम केस बुक। अभी पढ़ते हैं
3 कॉलम केस बुक, इसे बैंक कॉलम केस बुक भी कह सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। देखो, इसमें नई बात जो आती है आपके सामने वो केवल बैंक कॉलम की आती है। जिस तरह से कि सिंपल केस बुक में एक केस का एक कॉलम होता है, वैसे 2 कॉलम केस बुक में अमाउंट के लिए 2 कॉलम हो जाते हैं। तो 2 कॉलम केस बुक तक तो सेम बात होती है, 3 कॉलम की भी। यहाँ एक नया कॉलम आता है जो आता है बैंक का, अर्थात बैंक का व्यापारी, एक सॉरी, जो व्यापारी होता है वो बैंक में अपना अकाउंट ओपन करके रखता है। तो उस अकाउंट के द्वारा उसके जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब बैंक तो लिखती है व्यापारी के पासबुक में, और व्यापारी लिखता है अपनी बैंक कॉलम केस बुक में। इसलिए बैंक के साथ होने वाले व्यवहारों को कहाँ लिखा जाता है? 3 कॉलम केस बुक में लिखा जाता है। ऐसे कौन से लेन देन होते हैं? तो जैसे बैंक से पेमेंट करवाया, जितने भी सारे पेमेंट होते हैं वो लिखे जाएंगे। कोई हमें अमाउंट मिला डायरेक्ट बैंक में, तो वो अमाउंट भी इसके अंदर लिखा जाता है। 3 कॉलम केसबुक में एक अपने आप में विशेष एंट्री होती है। वो विशेष एंट्री कौन सी होती है? जिसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री तब होती है जब केस अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों एक साथ प्रभावित होते हैं। मैंने क्या बोला? कॉन्ट्रा एंट्री तब होती है जब बैंक अकाउंट और केस अकाउंट दोनों एक साथ प्रभावित होते हैं। इसलिए हम ऐसी प्रविष्टि जिसमें बैंक और कॉलम दोनों एक साथ प्रभावित होते हैं और दोनों में एक डीआर एक सीआर होता है, उस प्रविष्टि को हम कॉन्ट्रा एंट्री या विपरीत प्रविष्टि कहते हैं। इस विपरीत प्रविष्टि के लिए जो ये कॉलम होता है इसका, उसमें लिखा जाता है सी। क्या लिखा जाता है? सी लिखा जाता है। सी का मतलब ये होता है कि भविष्य में इस लेन देन की खाता बही में खतौनी नहीं करनी है, क्योंकि उसका डबल लेखा पहले ही हो गया है। इसलिए आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है। तो 3 कॉलम केस में आपको पता है अमाउंट के लिए कितने कॉलम होते हैं इसमें? 3 कॉलम। तो लिख देता हूं, इस बही में राशि के लिए 3 कॉलम होते हैं। 3 कॉलम होते हैं जो आपको पता है। पहला होता है डिस्काउंट कॉलम, दूसरा होता है केस कॉलम, और अपना तीसरा होता है बैंक कॉलम। ये तीनों कॉलम डीआर में भी होते हैं और सीआर में भी होते हैं। अब एक इसमें विशेष चीज होती है, वो होती है विपरीत प्रविष्टि। विपरीत प्रविष्टि इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्ट्रा एंट्री। ये कॉन्ट्रा एंट्री आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्या होती है? जब व्यापारी बैंक के साथ लेन देन करता है जिसमें एक पक्ष केस या बैंक से, एक पक्ष केस या बैंक से तथा दूसरे पक्ष में भी केस या बैंक अकाउंट प्रभावित हो, तो उस लेन देन के लिए की जाने वाली प्रविष्टि, की जाने वाली प्रविष्टि विपरीत प्रविष्टि कहलाती है। विपरीत प्रविष्टि कहलाती है। कहने का मतलब सिंपल है कि एक पक्ष मतलब डीआर साइड में केस या बैंक, और सीआर में भी क्या आता है? केस और बैंक दोनों ही प्रभावित हो। मतलब डीआर में केस हो सकता है तो सीआर में बैंक होगा, अगर डीआर में बैंक है तो केस में क्या होगा? सीआर। जब ऐसा ट्रांजेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं
विपरीत प्रविष्टि। इसके लिए क्या करते हैं, विपरीत प्रविष्टि के लिए एलएफ कॉलम में सी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है जिसका उद्देश्य है कि इस लेनदेन की भविष्य में खाता बही में खतौनी नहीं की जाएगी, खाता बही में खतौनी नहीं की जाएगी, क्योंकि इसका दोहरा लेखा बैंक स्तंभीय रोकड़ बही में प्रविष्टि करते समय हो चुका है, प्रविष्टि करते समय हो चुका है। लिखिए, आपको दिख रहा है सही तरह से, मैं फिर समझाता हूं। देखो, सिंपल बात ये रखनी है कि 3 कॉलम केस बुक में अमाउंट के लिए 3 कॉलम होते हैं, डिस्काउंट कॉलम, केस कॉलम और बैंक कॉलम। जो बात द्विस्तंभी रोकड़ में डिस्काउंट और केस की है वो सेम कहाँ होती है, 3 कॉलम केस बुक में होती है। तो हम वो बातें तो रिपीट करके वापस नहीं पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो होती है बैंक कॉलम की, क्योंकि जो डिस्काउंट वाली बात 2 कॉलम केस बुक में लागू होती है वही डिस्काउंट वाली बात कहाँ लागू होती है, 3 कॉलम केस बुक में भी लागू होती है। इस डिस्काउंट कॉलम का केवल योग करते हैं, इसका शेष नहीं निकालते। नई बात आती है केवल बैंक कॉलम की, बैंक से पेमेंट करो और बैंक में पेमेंट रिसीव करो। तो उसके लिए एक प्रविष्टि वो होती है जिसे विपरीत प्रविष्टि कहते हैं। अब विपरीत प्रविष्टि कब होती है, जब व्यापारी बैंक के साथ लेन देन करता है, लेन देन करेगा पर जिसमें एक पक्ष केस या बैंक, मतलब या तो केस अकाउंट प्रभावित हुआ या बैंक अकाउंट प्रभावित हुआ, तथा दूसरे पक्ष में भी केस और बैंक अकाउंट ही प्रभावित होता है। मतलब या तो केस डीआर होता है, बैंक सीआर होता है, या बैंक डीआर होता है, केस सीआर होता है। तो प्रभावित होता हो तो उस लेन देन के लिए की जाने वाली प्रविष्टि क्या कहलाती है, विपरीत प्रविष्टि कहलाती है, कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। इस कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, एलएफ कॉलम में क्या लिखते हैं, सी, डीआर साइड में भी और सीआर साइड में भी, दोनों साइड में सी लिखेंगे। इसका क्या उद्देश्य होता है कि इस लेन देन की भविष्य में खाता बही में खतौनी नहीं की जाएगी, क्योंकि उसका दोहरा लेखा यही हो जाता है। हर लेन देन को हम 2 जगह लिखते हैं, एक बार डीआर करते हैं और एक बार सीआर करते हैं, इसलिए इसका लेखा डीआर में भी हो जाता है और इसका लेखा सीआर में भी हो जाता है, इसलिए इसकी खाता बही में खतौनी नहीं की जाएगी। ये इसका उद्देश्य होता है। तो इस बात में से कोई भी बात ऐसा पूछा जा सकता है 3 कॉलम केस बुक के लिए कौन सी बात सही है, तो इनमें से कैसे भी घुमा के अगला दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है 3 कॉलम केस बुक के लिए। तो आप इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या स्क्रीन को रोक कर आप लिखिए, इसको मैं साइड में होता हूँ। तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम विपरीत प्रविष्टि के एग्जांपल लेते हैं। विपरीत प्रविष्टि के एग्जांपल। पहली, बैंक में राशि जमा कर रही, राशि जमा कर रही, तो इसकी हमें जर्नल एंट्री आनी चाहिए, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। एंट्री होती है, पाने वाला कौन हो गया, बैंक अकाउंट, टू हमारे पास से क्या गया, केस अकाउंट। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है,
कॉन्ट्रा एंट्री है। दूसरी लेते हैं, बैंक से राशि निकाली। इसकी एंट्री होती है, हमारे पास केस आया, केस डीआर टू बैंक, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। बता रहे हैं कौन कौन सी होती है। तीसरी होती है, व्यापारिक उपयोग के लिए बैंक से राशि निकाली। यहां भी क्या करो, बैंक से निकाल रहे हो व्यापारिक उपयोग के लिए, व्यापार में किसी भी उपयोग के लिए राशि निकाली जा सकती है, इसलिए राशि निकालने की एंट्री सेम ही होती है, केस अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। ये तीन नोट करो और लिखवाते हैं। ये तीनों की दोनों विपरीत प्रविष्टि हैं, तो प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी विपरीत प्रविष्टि नहीं है, तो वहां एंट्री नहीं बोलेगा। पहला ऑप्शन हो गया बैंक में राशि जमा कराई, दूसरा ऑप्शन हो गया बैंक से राशि निकाली, और तीसरा ऑप्शन हो गया व्यापारिक उपयोग के लिए बैंक से राशि निकाली। तो ये तीनों ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है। और सुनिए, तो इसको लिखिए आप, देखो अगला, व्यापारिक खर्चों का भुगतान करने के लिए बैंक से राशि निकाली। अभी क्या करें आप, व्यापारिक खर्चों का भुगतान करने के लिए निकाल रहे हो, तो आपके पास पैसा आया, व्यापारिक खर्चों का भुगतान नहीं किया है, करने के लिए निकाला आपने, तो इसके भी क्या होगी, केस टू बैंक, ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। अगला क्या हो सकता है, व्यापार में संपत्ति खरीदने के लिए बैंक से राशि निकाली। अभी भी क्या किया है, संपत्ति खरीद ली क्या, नहीं खरीदी है, खरीदने के लिए निकाली है, तो लो जी, नहीं खरीदी तो हम तो भविष्य में खरीदेंगे, तो फिलहाल अपना काम क्या हुआ है, हमने केवल बैंक से अमाउंट निकाला है। तो फिर एंट्री क्या बन गई, केस डी आर टू बैंक अकाउंट, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। और ले लो जी, ऐसे हो जाए, 2 दिवस पहले राम से प्राप्त चेक आज बैंक में में जमा कराया। क्या हुआ था, हमें 2 दिन पहले कोई चेक मिला था, या 1 दिन पहले मिला था, या 5 दिन पहले मिला था, उस चेक को हमने आज क्या किया, बैंक में जमा कराया। तो ये जो चेक मिला था वो पहले मिला था, और जमा कब करवा रहे हैं, आज, तो इसमें समय का अंतर हो गया। तो उस दिन जब हमें चेक मिला उसको हमने केस माना था, और आज हम केस बैंक में क्या कर रहे हैं, जमा करा रहे हैं। तो एंट्री क्या बन गई अपनी, बैंक डी आर टू केस अकाउंट, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, ये भी नोट करो, ये सभी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ये सभी विपरीत प्रविष्टियां होती है। मैं बार बार इधर उधर जाता हूँ, गायब हो जाता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि बोर्ड को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ, कि आप बोर्ड पे तसल्ली से देख सको, मैं बोर्ड के सामने ना आऊं, इसलिए। तो आप इसको देख लो, ये सारी कॉन्ट्रा एंट्री है। अब सुनिए, देखो इसको मिटा रहे हैं,
ये सभी अभी तक मैंने जितनी लिखाई, ये सब विपरीत प्रविष्टि होती है। तो होती कौन सी नहीं है, सुनिए। निजी उपयोग के लिए, निजी उपयोग के लिए बैंक से राशि निकाली। यहां भी बैंक से राशि निकाली है, लेकिन किसके लिए, निजी उपयोग के लिए। और जब निजी उपयोग के लिए निकालते हैं तो हमेशा ड्रॉइंग अकाउंट डीआर होता है, ये आप जानते हो। तो इसकी एंट्री बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो ये है कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। बस ये बात याद रखनी है। मैंने उतनी सारी एंट्रियां इस एंट्री के लिए लिखवाई। मैंने बोला प्रश्न ये आता है, एंट्री नहीं आएगी, प्रश्न ये आता है कि निम्न में से कौन सी लेन देन की विपरीत प्रविष्टि नहीं होगी, इसकी नहीं होती है। बाकी जितने मैंने लिखा है सबकी विपरीत प्रविष्टि होती है। तुम्हें एंट्री नहीं पूछेगा, आप लोगों को केवल क्या पूछेगा, ये लाइन देगा ऐसे। अगर निजी उपयोग के लिए बैंक से निकालते हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। बाकी बैंक और केस प्रभावित होता है, वहां सारी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो वो सारे एग्जांपल लिखा है मैंने। तो ये आपको बड़े अच्छे से याद रखना होगा। समझ गए? तो ये लिखो इसको, ये नोट लगा के लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। निजी उपयोग के लिए बैंक से राशि निकालते हैं, वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। मिटाते हैं इसको। एक नोट और लिखो, 3 कॉलम केस बुक में केस बुक में केस कॉलम का शून्य या डेबिट शेष होता है, शून्य या डेबिट शेष होता है, शेष ही होता है। परंतु बैंक कॉलम का बैंक कॉलम का डेबिट या क्रेडिट, तो डेबिट शेष लिख देता हूं, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, दोनों में से एक होता है। डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। अगर बैंक कॉलम के डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक है तो डेबिट बैलेंस है, और क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक है तो क्रेडिट बैलेंस है। तो सिंपल शब्दों में जिस साइड का योग ज्यादा है उसका वही शेष। तो इसका जो डेबिट बैलेंस है, तो याद रखो, बैंक कॉलम का डेबिट शेष, बैंक कॉलम का डेबिट शेष क्या होता है, व्यापार की करंट एसेट्स होता है। क्या होता है, क्या है, करंट एसेट्स है। कैसे लिखते हैं इसको, बैंक बैलेंस के सेट बैंक के रूप में लिखते हैं, के सेट बैंक होता है वो। अगर ऐसे ही बैंक कॉलम का क्रेडिट शेष क्या होता है, करंट लाइबिलिटी होता है, करंट लाइबिलिटी होता है। उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। लिखिए, अच्छे से याद रखिएगा, बैंक कॉलम का डेबिट शेष जिसको बोलते हैं करंट एसेट्स, और ये इसको कैसे लिखते हैं, के सेट बैंक के रूप में लिखा जाता है। तो जब एसेट बैलेंस शीट के अंदर के सेट बैंक लिखते हैं वो डेबिट बैलेंस है। और अगर इसका क्रेडिट शेष का योग ज्यादा है, क्रेडिट शेष है उसका, तो वो होती है करंट लायबिलिटीज, और उसको किसके नाम से लिखते हैं, बैंक और ड्राफ्ट के नाम से। ये जो बैंक और ड्राफ्ट है इसको हिंदी में बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष। क्या बोलते हैं, बैंक अधिविकर्ष। लिखिए,
मिटा रहे हैं इसको। तो ये सारी बातें होती है 3 कॉलम केस बुक की। अब ये बनती कैसे 3 कॉलम केस बुक? तो लो जी, हेडिंग तो लिखी हुई है, हम इसके कॉलम बना देते हैं, थोड़े से ज्यादा कॉलम होते हैं, इसी हेडिंग को यूज कर लेते हैं। ये होती है अपनी डीआर साइड, डेट, वही रिसिप्ट, पर्टिकुलर लिखो तो भी चलता है, एलएफ, वही डिस्काउंट, अब तो याद हो गया होगा, यहाँ आता है डिस्काउंट अलाउड, यहाँ आता है केस का, और यहाँ आता है बैंक का। बैंक का बड़ा छोटा हो गया अभी। ऐसे ही डेट, पेमेंट, वही अपना एलएफ, वही डिस्काउंट रिसीव्ड, वही अपना केस का, और वही अपना बैंक का, और ये अपनी सीआर साइड। ये अपनी सीआर साइड, ये इसका फॉर्मेट होता है। तो आपको फॉर्मेट दिख भी रहा है। अब देखो, जितने ट्रांजैक्शन 2 कॉलम केस बुक में होते हैं वो सारे के सारे 3 कॉलम केस बुक में लिखे जाते हैं। तो वहां तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वहां तक तो सेम बातें होती है। केवल यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री वाले या बैंक वाले ट्रांजेक्शनों पे प्रभावित होता है। जैसे मान लो हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वही 2025 उठाते हैं, अप्रैल 1 लेते हैं, यहाँ लिखा टू कैपिटल, वही 1 लाख रुपए लिख दिया। ऐसे ही 2025 ले लेते हैं, अप्रैल 4 लेते हैं, माल खरीद लिया मान लो, तो बाई परचेज कितने, 20,000 रुपए का। तो सेम वैसे ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं, बाकी सब सेम होते हैं, केवल हम बैंक वाली एंट्रियों की बात करते हैं। तो मैं लिखता हूँ लोग यहाँ, अभी जगह रखी है, ये लिखता हूँ मैं 5/4/2025 को बैंक में राशि जमा कराई, बैंक में राशि जमा कराई, ये लिखा। इसकी एंट्री क्या बनी, पानी वाला कौन हो गया अपना बैंक, बैंक DR2 केस अकाउंट। मान लो हमने राशि जमा कराई है 5,000, कितनी जमा कराई है, 5,000 रुपए। अब देखो ये है कॉन्ट्रा एंट्री, क्या है ये, क्योंकि इसमें केस और बैंक दोनों प्रभावित हुए। कैसे लिखेंगे, पहले देखो केस है या बैंक है, तो डीआर भी हमने देखा है बैंक है, तो डीआर साइड में आ जाओ, ध्यान से देखिएगा। 5 तारीख को डीआर साइड में लिखो सीआर वाला नाम, क्या नाम है, टू केस, सिंपल। बैंक देखो डीआर भी है, डीआर साइड में आ जाओ, ये डीआर साइड है, वो सीआर साइड है। डीआर साइड में क्या लिखोगे, टू केस, लिख दिया। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए एलएफ कॉलम में यहाँ क्या लिखोगे, कैपिटल में सी। अब ये देखो डीआर क्या हुआ है, बैंक हुआ है या केस हुआ है, तो हमने देखा डीआर क्या हुआ है, बैंक हुआ है, डीआर क्या हुआ है, बैंक। तो बैंक वाले कॉलम में राशि लिखो, कहाँ लिखोगे, बैंक वाले कॉलम में। यहाँ चाहे केस हो चाहे यहाँ केस होता तो विपरीत कॉलम में लिखना है, ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो, बैंक डीआर हुआ है तो राशि बैंक वाले कॉलम में। अब देखो इसमें केस सीआर है तो सीआर में भी आ जाओ, अप्रैल 5 सेम, बाई, सीआर में केस है तो सीआर साइड में लिखो कौन सा नाम, डीआर वाला नाम। डीआर वाला क्या नाम है, बैंक अकाउंट। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री का ही पार्ट है, दो साइड में लिखा होता है, इसलिए वहां भी क्या लिख दिया, सी। बैंक केस सीआर हुआ ना, तो राशि लिखो केस वाले कॉलम में, केस कितना है, 5,000 रुपए। इस तरह से कॉन्ट्रा एंट्री का लेखा होता है। तो इसका देखो एक बार तो लेखा डीआर में हो गया इस लेन देन का, एक बार कहाँ हो गया, सीआर में, इसलिए इसको अलग से इंडिकेट कर दिया सी, ताकि इसकी भविष्य में खाता वही भी खतौनी नहीं करनी पड़े। ऐसे एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल लो, 10/4/2025 को
बैंक से राशि निकाली, क्योंकि मैंने इसके आपको एग्जांपल बताए हैं। 3,000 रुपये निकाल लिए। तो अब हमारे पास क्या आया? केस केस DR2 देने वाला कौन हो गया? बैंक। कितना रुपया हो गया? 3,000 रुपये। तो फिर देखो, इसमें केस और बैंक आ गया, तो ये फिर कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। लिखो इसमें वही April 10, यहाँ लिखो 2। केस DR है, DR में लिखो सीआर वाला नाम, तो टू बैंक। यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री, केस DR तो राशि केस में कितना रुपए है? 3,000। इधर भी लिखना पड़ेगा April 10 बाई बैंक सीआर, तो सीआर में लिखो कौन सा नाम? DR वाला नाम। यहाँ सी लिखो और राशि किस में लिखो? बैंक वाले कॉलम में। कितना रुपए है? 3,000 रुपए। इस तरह से हम कॉन्ट्रा एंट्री का लेखा करते हैं। बात समझ में आई? अच्छे से देखो, दोनों एग्जांपल दे रखे हैं। इसकी खतौनी करनी है, आगे खतौनी भी सिखा दूंगा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये विपरीत प्रविष्टि होती है। बाकी कोई भी पेमेंट हो, जैसे मैं देखो नीचे वाले आपको एग्जांपल तो लिखवा रखे हैं, इनको मिटा रहा हूं ताकि एक एंट्री और लिखूं मैं, नहीं तो लो दिख जाए तो मैं ये लिख देता हूं। मैं लिखता हूं 20 तारीख को, 20/4/25 को क्या हुआ? वेतन का भुगतान चेक से किया। वेतन का भुगतान चेक से किया, चेक से किया 1,000 रुपए। एंट्री क्या बनी? सैलरी अकाउंट DR। बैंक से कोई भी पेमेंट हो, क्या हो? बैंक से कोई भी पेमेंट हो, हमेशा बैंक अकाउंट शेयर होता है। बस प्राप्त करने पे ध्यान में रखना है, यदि कोई चेक मिलता है सेम डे बैंक में जमा करा दिया तब बैंक DR, सेम डे नहीं जमा कराया तो उस दिन के लिए उसे केस मानते हैं। क्या मानते हैं? केस मानते हैं। इसलिए ध्यान ये रखना है, कोई भी पेमेंट हो अगर वो चेक से किया तो अमाउंट बैंक से जाएगा। कहां से जाएगा? बैंक से। तो सैलरी DR2 बैंक। ये समझाने के लिए लिखा रहा हूं आपको। तो देखिए, ये दिख रहा होगा आपको। हाँ जी, दिख रहा है, देखो। तो बैंक शेयर हो गए। यहां आ जाइए, April 20 लिया मैंने बाई सैलरी, और यहाँ अमाउंट कहाँ लिखोगे आप? बैंक वाले कॉलम में। कहाँ लिखोगे? बैंक वाले कॉलम में। इस तरह से हम क्या करते हैं? 3 कॉलम केस बुक बनाते हैं। उसके बाद जैसे वहां शेष निकालते थे, यहाँ भी शेष निकालते हैं। इसमें कोई राशि होती तो लिख देते हैं, ये 1,03,000 रुपये। यहाँ भी 1,03,000 रुपये, क्योंकि इसका तो हमेशा डेबिट शेष आएगा। ये कहाँ? महीने के अंत में बाई बैलेंस BD, सॉरी, बाई बैलेंस CD। अब देखो, ये कितना हो गया? ये हो गया 25,000 रुपये। 1,03,000 में से क्या घटा दो आप? 25,000 घटाओ, तो कितना बचा? तो यहाँ लिख लो चाहे तुम चाहो तो। 1,03,000 माइनस कितना करो? 25,000। तो 13 में से 5 गए 8, कितने बच गए? 78,000। कितने बच गए? 78,000। तो ये इसका केस का बैलेंस है। फिर इसका इसका योग आ रहा है 5, उधर योग कितना आ रहा है? 4। तो क्या करना पड़ेगा? 5 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। ये केस का बैलेंस है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। अगर ये साइड ज्यादा होती, मान लो यहाँ 6,000 होता, कितना होता? 6,000, तो उधर लिख देते टू बैलेंस CD। बैंक कॉलम का कितना आ जाता? 1,000। तो अगर इसका DRCS आता है, वो तो होता है केस एट बैंक। क्या होता है? केस एट बैंक। और यदि इसका CR शेष होता है, CR का मतलब ये ज्यादा है, CR साइड ज्यादा है, तो वो कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो मैंने लिखवा दिया। क्रेडिट शेष क्या कहलाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। डेबिट शेष क्या कहलाता है? केस एट बैंक। तो इस तरह से हम 3 कॉलम केस बुक बनाते हैं। और 3 कॉलम केस बुक की मैंने जितनी बातें बोली, सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी बात का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये 3 कॉलम केस बुक है। तो आप लोगों को बनाने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, कॉन्ट्रा एंट्री की प्रैक्टिस करनी है कि कौन कौन सी कॉन्ट्रा होती है। और इसका ये अकाउंट इतने बड़े तो आपके नहीं आते हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे वो बता दूंगा मैं, ये वाले आते हैं भाई, इनका थोड़ा सा अभ्यास करो। इनका कोई प्रैक्टिकल बड़ा नहीं आता, आती है तो एक छोटी सी बात आती है इंटर टाइप में, वो ध्यान रखनी है। तो आपने इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्या मानते हैं
कि जिस लेन देन में चेक की बात आती है ना, जिस लेन देन में चेक की बात आती है ना, वो सारे की सारी कहाँ लिखे जाते हैं, बैंक कॉलम केस बुक में लिखे जाते हैं। लेकिन एक इसके लिए क्या होता है, अपवाद होता है। देखो नीचे वाला मिटा रहा हूं कि एक लेन देन है जो इसमें नहीं आता है, उसके लिए नोट लिख रहा हूं आपको, अच्छे से याद रखना। देनदार से प्राप्त चेक लेनदार को बेचान करने के बाद, बेचान करने के बाद चेक के अनादृत होने पर, चेक के अनादृत होने पर, चेक के अनादृत होने पर होने पर कौन से दिन, अनादरण के दिन, चेक के अनादरण के दिन, चेक के अनादृत या अनादरण के दिन किसी देनदार का चेक था, लेनदार को बेचान कर दिया और पेमेंट या ड्यू डेट पर क्या हो गया, वो अनादृत हो गया, डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया। अनादृत कौन होता है, कैंसिल हो गया। होने पर उसका लेखा बैंक स्तंभीय रोकड़ में नहीं किया जाता है, बैंक स्तंभीय रोकड़ वही में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, जबकि इसका लेखा, इस लेन देन का लेखा मुख्य जर्नल में किया जाता है, मुख्य जर्नल में किया जाता है। जैसे राम से प्राप्त चेक श्याम को बेचान कर दिया और ड्यू डेट पे कैंसिल हो गया। फिर सुन लो, राम से प्राप्त चेक श्याम को बेचान कर दिया और ड्यू डेट पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो उसका लेखा बैंक स्तंभीय रोकड़ बही में नहीं किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, उसका मुख्य जर्नल में। इसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। क्या बोलते हैं, जर्नल प्रॉपर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से याद रखने की होती है, लिख लो इसको, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थ्योरी में लिख दी है। सिंपल क्या लिखते हैं, राम से प्राप्त चेक श्याम को बेचान कर दिया। क्या एग्जांपल हुआ, राम से प्राप्त चेक श्याम को बेचान कर दिया जो अनादृत हो गया, तो उसका लेखा इसमें नहीं होगा। किसमें, बैंक कॉलम की इसमें चेक की बात आती है फिर भी ये उसमें नहीं लिखा जाएगा। तो ये बात भी पूछ ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और टिपिकल भी अपने आप में, इसलिए आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। मिटाएं इसकी, अच्छा। तो ये होती है आपकी 3 कॉलम केस। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपको पूछ लेते हैं ऐसे ही, लेकिन आप हमारे सामने नहीं बैठे हो इसलिए हम पूछ नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इतने सरल शब्दों में बोले ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और ये भी सोचते हैं कि आपका समय कम से कम खराब हो, इसलिए आपसे हम ज़्यादा पूछते नहीं हैं। हम आपको उसी दिन पूछेंगे जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और उस दिन आपके पास हम मिठाई खाने भी आएंगे और आपको मिठाई खिलाने के लिए भी आएंगे। इसलिए अभी हम सिर्फ टॉपिक की बात करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, लीजिए। चौथी रोकड़ बही कौन सी है, खुदरा रोकड़ बही। इसको बोलते हैं पेटी केस बुक।
इसको बोलते हैं पेटी केस बुक। अब देखो, व्यापार में क्या बहुत सारे नकल लेन देन होते हैं। हमने सब नकल लेन देनों का लेखा रोकड़ बही में पढ़ लिया, लेकिन कई बार छोटी छोटी राशि के नकल लेन देनों का लेखा होता है। अब छोटी छोटी राशि के भी आप कहाँ लिख सकते हो, रोकड़ बही में लिख सकते हो, कोई मना नहीं है। लेकिन उसके लिए आपकी रोकड़ बही बहुत बड़ी बन जाती है, और जो रोकड़ बही बनाता है उसका बहुत सा समय ऐसे कार्य में चला जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। छोटी छोटी राशि क्या हो गई, जैसे चाय के पैसे दे दिए, गाड़ी आई उसको धुलाई का पैसा दे दिया, किसी को मजदूरी दे दी, किसी को झाड़ू के पैसे दे दिए, किसी को रिफ्रेशमेंट के दे दिए, किसी को पोस्टेज के दे दिए, किसी को भाड़ा दे दिया टैक्सी का 100-200 रुपए। तो ऐसे खर्चे होते हैं ना, वो हम मेन रोकड़ बही में लिखें तो हमें बड़ा समय लगता है, और उस रोकड़ बही का औचित्य थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसमें घिसी पिटी चीजें हमें मिलती हैं। अब हम क्या करें, उस समस्या से बचने के लिए जो मुख्य लेखाकार होता है वो क्या करता है, एक जो उसके पास लघु रोकड़िया होता है या उसका सहायक होता है, उसे कुछ राशि एडवांस देता है। क्या करता है, कुछ राशि एडवांस देता है, और उसे कहता है कि तुम जो छोटी छोटी राशि के नकद लेन देन होते हैं उनका भुगतान करो और एक पेटी केस बुक बनाओ। पहले पैसे दे दिए, अब किसी के पास पैसे आ जाते हैं तो फिर खर्च करने में तकलीफ नहीं होती, और उसे समय दिया जाता है कि तुम इसकी रिपोर्ट 15 दिन से, 20 दिन से, 25 दिन से, 8 दिन से, जितनी उनके लिए सुविधाजनक होती है उसके हिसाब से उसको नोट करके मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत कर दो। तो इस तरह से वो पैसा लेकर क्या करता है, खर्चों का लेखा जोखा रखता है। तो पेटी केस में क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए, पहली बात, खुदरा रोकड़ बही में खुदरा रोकड़ बही में छोटी छोटी राशि के, छोटी छोटी राशि मतलब कम राशि के, छोटी छोटी राशि के नकद लेन देनों का लेखा क्या होता है, नकद लेन देनों का लेखा क्या होता है, लेखा किया जाता है। कहने का मतलब तो स्मॉल अमाउंट है ना, कम राशि के होते हैं उनका। एक बार प्रश्न आए, खुदरा रोकड़ में कौन से लेन देनों का लेखा करते हैं, तो याद रखना, छोटी छोटी राशि के नकद लेन देनों का लेखा। इसमें क्या होता है, तो ये भी याद रखना, ये है भाई अग्रदाय या अग्रिम पद्धति, जिसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, पर कार्य करती है। अग्रदाय, अग्रिम या इम्प्रेस्ड सिस्टम, तीनों तरह से प्रश्न आया हुआ है। खुदरा रोकड़ भाई किस पद्धति पे कार्य करती है, उत्तर हो गया अग्रदाय पद्धति। ऐसे पूछ सकते हैं, खुदरा रोकड़ भाई किस पद्धति पे कार्य करती है, तो हिंदी में लिख देते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, एडवांस नहीं, इम्प्रेस्ड। ऐसे अग्रिम का मतलब एडवांस होता है, लेकिन यहां क्या यूज करते हैं शब्द का, इम्प्रेस्ड। तो ये इम्प्रेस्ड याद रखना कंपलसरी है। अग्रदाय, अग्रिम या इम्प्रेस्ड सिस्टम पर कार्य करती है। क्या होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम, मैंने अभी समझाया, मुख्य रोकड़िया लघु रोकड़िया को एडवांस राशि देता है, ये लो जी राशि, फिर खर्च करो। तो एडवांस में पैसा मिल गया खर्च करने के लिए, तो वो हो गया अग्रदाय या अग्रिम पद्धति। दोनों के बारे में प्रश्न आए हुए होते हैं, दोनों बातें अच्छे से याद रखनी है हमको। और सुनिए, इसमें मुख्य रोकड़िया, जो मेन रोकड़िया होता है, मुख्य रोकड़िया लघु रोकड़िया को, लघु होता है छोटा वाला, लघु रोकड़िया को अग्रिम राशि देता है। अग्रिम राशि देने पर वो क्या करेगा, एडवांस राशि देगा। तो क्या एंट्री करनी चाहिए हमें, तो उसकी एंट्री होती है पेटी केस अकाउंट डीआर टू केस अकाउंट, पेटी केस अकाउंट डीआर टू केस अकाउंट। क्या एंट्री होगी, पेटी केस अकाउंट डीआर टू केस अकाउंट। अब क्या करता है, लघु रोकड़िया
द्वारा लघु रोकड़ी द्वारा विविध खर्चों का भुगतान करने पर, विविध खर्चों का भुगतान करने पर, वो खर्चों का भुगतान करेगा। तो एंट्री बनती है अपनी सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू पेटी केस। एंट्री बनेगी सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू पेटी केस। पेटी केस से पेटी केस कट गया, एंट्री क्या बची, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू केस। लेकिन हमें तो ये दोनों करनी होती है क्योंकि सारा काम एक दिन में नहीं होता है, इसलिए एंट्री समझाने के लिए बोला है। ये चार बातें इसकी नोट करो। चाहो तो एक लाइन और लिख देता हूं। खुदरा रोकड़ बही का शेष, खुदरा रोकड़ बही का शेष संपत्ति होता है, एसेट होता है भाई। कोई पूछे खुदरा रोकड़ बही का शेष कौन सा होता है, एसेट होता है, संपत्ति होता है, क्योंकि इसका हमेशा डेबिट शेष होगा। क्यों, लो लिख देता हूं, क्योंकि इसका हमेशा डेबिट शेष होगा, डेबिट शेष होगा। इतनी बात याद रखनी इसकी। खुदरा रोकड़ बही के बारे में पढ़ो, पर्याप्त है, बिल्कुल नहीं सोचना आपको। इतनी बातों में आपका काम बेटर तरीके से होगा। एक प्रश्न की लाइन नहीं बचेगी 5 लाइनों के अलावा। तो इससे बढ़िया तो आपको क्या बताएं, सारी बातें आ गई इसकी। 5 तो याद रहनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो आप सोचो सर 2 से ही काम निकाल दो, 2 से नहीं निकलेगा भाई, 5 तो कम से कम चाहिए आपको। नोट कीजिए। आप बोलोगे सर तो बीच में घूम रहे हैं, हम साइड में हो जाते हैं। चलिए मिटाते हैं। इसका प्रश्न क्या आता है, एक एग्जांपल और लिखते हैं ना, परीक्षा में आने वाला। मुख्य रोकड़ी द्वारा लघु रोकड़ियों को अग्रिम राशि दी गई 1000 रुपए। जब लघु रोकड़िया मुख्य रोकड़िया इनकी बात आई ना, तो याद रख लेना पेटी केस बुक की बात आ गई। 1000 रुपए एडवांस दे दी। लो, लघु रोकड़ी द्वारा किए गए विविध खर्चे, लघु रोकड़ी द्वारा किए गए विविध खर्चे कहाँ किए, लो जी, टैक्सी भाड़ा 100 रुपए खर्च किया इसने। फिर रिफ्रेशमेंट के मतलब जलपान, जलपान होता है रिफ्रेशमेंट के, इसने 150 रुपए लगे। फिर इसने क्या किया, स्टाम्प के पैसे दे दिए 50 रुपए। ऐसे ही इसने मजदूरी दे दी 100 रुपए, कोई देनी थी ज्यादा नहीं, 100 रुपए दे दी। फिर इसने स्टाम्प दे दिया, कुछ स्टेशनरी का दे दिया, कम स्टेशनरी मंगाई 150 रुपए। और एक खर्चा और लिख देते हैं लोग, विविध खर्चे और दे दिए इसने कुछ, कितने रुपए, 50 रुपए। इतना पैसा खर्च कर दिए। प्रश्न क्या आता है,
खर्चों का भुगतान करने के बाद बताइए क्या क्या हो सकता है। पहली बात, खुदरा रोकड़ बही का कितना शेष बचा। खुदरा रोकड़ बही का कितना शेष बचा, कितना शेष रहा। और दूसरा पूछ सकते हैं, खर्चों के भुगतान के बाद, खर्चों के भुगतान के बाद वापस कितनी राशि लघु रोकड़िया द्वारा ली जाएगी। लघु रोकड़िए द्वारा ली जाएगी। ये एक प्रश्न है। देखो मैंने कितने प्रश्न पूछ लिए, 2 प्रश्न पूछ लिए। इसका कितना शेष रहा तो हमें ये देखना पड़ेगा खर्च कितना किया। 100 रुपए, 150 रुपए और ये 50 रुपए, कितने हो गए 200 300। इधर भी कितने हैं, संजोग से वही हो गए। आपको डाउट लगी तो चेंज कर देता हूँ, आप बोलोगे दोनों सेम कर दिए। यहाँ लिख देता हूँ 75 रुपए, यहाँ लिख देता हूँ 125 रुपए। है तो सेम ही, लेकिन अमाउंट सेम नहीं लगी आपको, ऐसे डाटा सेम ना लगी। तो कुल खर्चे हो गए इधर 300, इधर भी कितने हो गए 200 और 100 300। तो कुल खर्चे कितने हो गए 600 हो गए। कितने थे 1000 थे, तो 1000 माइनस 600, तो शेष कितना रुपये बचा 400 रुपये शेष बचा। कितना शेष बचा 400 रुपये। अब वो कितने रुपए वापस लेगा, तो याद रखो जितनी राशि खर्च होती है उतनी ली जाती है। तो कितने रुपए लेगा, लिख देता हूँ खर्च की गई राशि लेगा, खर्च की गई राशि लेगा। अब खर्च की गई राशि कितना रुपए है, वो है 600 रुपये। वो कितना है 600 रुपये। तो इस तरह से इसका प्रैक्टिकल प्रश्न आता है। इसके अलावा इसको बनाने वाला कुछ नहीं आता है। पहली बात, इसका शेष कितना बचा, तो जो खर्चे होते हैं उनको जोड़ो, जोड़ने के बाद में टोटल में से लेस कर दो, लेस करने के बाद में आप देखो कितना बचा। तो 300 इधर है, 300 इधर है, 600 खर्च हो गए, बच के कितने 400। अब वापस वो 400 तो है उसके पास, कितने पैसे लेगा, तो जितनी राशि उससे खर्च होती है उतनी वापस लेता है। खर्च कितनी की भाई साहब ने, भाई साहब ने खर्च की 600 रुपए, तो 600 और ले लेगा। दोनों तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अगर प्रैक्टिकल आता तो इसी टाइप का आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो ये भी आपको अच्छे से सीखना है। लिखिए, नोट कर लिया, तो सुनिए। देखो, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, अपना केस बुक पढ़ा है। हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने सिंगल केस बुक और सिंगल कॉलम केस बुक और 2 कॉलम केस बुक पढ़े थी। उसका एक लास्ट का एक छोटा सा नोट रह गया था, जो किस में रहा था, लास्ट क्लास में लाइट जाने से रह गया था। तो मुझे वीडियो वहीं पे रोकना पड़ा, और वो नोट मैंने आज की क्लास में आते ही सुबह बताया आपको। तो आज की क्लास का जो सुबह का नोट था वो लास्ट क्लास वाले का जो स्टेटमेंट था उसकी लास्ट बात थी। मैंने उस स्टेटमेंट को भी यहाँ लिख के रखा था, उसको मिटाया नहीं था, ताकि आप उसको देख के रिमाइंडर कर सको। उसके बाद में हमने पढ़ी 3 कॉलम केस बुक, जिसकी मैंने आपको लगभग लगभग सारी बातें बताई है। और फिर बताई पेटी केस बुक। एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो 3 कॉलम केस बुक और पेटी केस बुक से आता है। क्या है, 3 कॉलम केस बुक और पेटी केस बुक से आता है। मैं जितनी बातें बोलता हूँ वो सारे प्रश्न ही होते हैं, जितनी बातें बोलता हूँ वो सारे प्रश्न ही होते हैं। तो मेरी बातें भी ध्यान से सुनने की होती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो अपना ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमने जो सहायक पुस्तकें होती हैं, सहायक बहियां होती हैं, उनमें पहली रोकड़ बही पढ़ चुके हैं। अब आगे वाली भी ज्यादा समय नहीं लगता, जो समय लगने वाली बात होती है वो केवल केस बुक में होती है। इसलिए हम कल सुबह पुनः एक नई क्लास के लिए आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप अपनी मेहनत पे लगे रहो, रोज कंटिन्यूसली पढ़ते रहो। कोई बात नहीं समझ में आती है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप बताओ। हम कोशिश कर रहे हैं हमारी आवाज की टोन भी आपको समझा सकें और टॉपिक भी आपको समझा सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।